अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं इला किला के जिंदान में काराकोश बोरो से कहता है, करतबा के मोहिद अमीर से मुलाकात करके उनके सलीबियों के साथ तजारत को कमजोर करने और उस खुफिया चाल के मकसद के साथ हमें खबर मिली है कि कुद्स में भेजने के लिए वेंदक के ताजरों ने एक गार में गनीमत का बहुत बड़ा सामान छुपा रखा है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया था। ये सुनकर बोरो पूछता है, ये गद्दारी किसने की, किसने झूठी खबर दी? तो काराकोश कहता है, मालूमात हासिल करने वाला गोक बोरू था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे पूछ पाता कि उसे खबर ये कहां से मिली, मैं कैद हो गया। हमारे कैद होने के बाद मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो अजीबो गरीब सूरत हाल में था, जैसे वो कैद होने की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से नाराज था। वो हमेशा कहता रहता था कि ज्यादा बात गद्दारी लाती है। खैर, आपने हमें कैसे तलाश किया? तो बोरो कहता है, जब मैंने सुना कि तुम पकड़े गए हो तो मैंने तमाम गुलामों के ताजरों से तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने जब रकीफ को तुम्हारी निशानी दी, वो मुझे एक जगह ले गया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और बाद में मैंने उसका सर कलम कर दिया। निशानात का पीछा करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि तुम इला किले में हो, लेकिन मैं उसकी बेटी सायरा की कैद में आ गया। इसी दौरान दरवाजे पर आने वाली सायरा कहती है, फिक्र मत करो बोरो, तुम्हारी कैद ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। ये सुनते साथ ही बोरो खड़ा हो जाता है। दूसरी जानिब दीवान में सलाहुद्दीन गुमुश्तकीन से पूछते हैं, जहाद की क्या कीमत है, बताएं हमें। तो गुमुश्तकीन कहता है, सलीबियों को आए हुए तकरीबन 1 सदी हो गई है। जब तक वो हमसे नहीं लड़ेंगे या हमारी मुखालफत नहीं करेंगे, हमें इन जमीनों में उनकी मौजूदगी कबूल करनी होगी। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, तमाम नाइंसाफियों के बावजूद क्या हम सब कुछ नजरअंदाज कर दें और उन्हें हमारी मुकद्दस सरजमीन पर कब्जा जारी रखने दें? और फिर कानेमाज कहता है, आपको खजाने की हालत का अंदाजा नहीं है। यकीनन जब मिस्र में बहुत से लोग मौजूद हैं, आपके लिए दूसरी जगहों को देखना मुश्किल होगा। जंग में खर्च किए गए सोने की वजह से ज्यादातर लोग गुर्बत का शिकार हैं। वजीर सलाहुद्दीन तो वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या फातिमियों ने सलीबियों के साथ ताउन किया और वो अमीर हो गए? जिसने भी उनके साथ इत्तेहाद किया उसने सब कुछ खो दिया। बताओ, जंगी रियासत के सिवा कौन कुफार का मुकाबला कर सकता है? अगर आप उसकी ताकत और लचक को खत्म करते हैं तो कौन बाकी रहेगा? मैं आपसे पूछता हूँ। तो वजीर इमाद कहते हैं, गुमुश्तकीन की बातों का मतलब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मकसद से गद्दारी है। तो कानेमाज कहता है, हरगिज नहीं। जिस इस्लाम ने हमें जिहाद का हुक्म दिया है उसने सोचने का भी हुक्म दिया है। हम किसी तबाही में आंखें बंद करके घसीटने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और फिर गुमुश्तकीन कहता है, ज्यादा इम्कान है कि कुद्स का तख्त प्रिंस बाल्डोन संभालेंगे। जब एक बच्चा हुक्मरानी करता है तो हमें उम्र हासिल करने के लिए उस मौके से फायदा उठाना चाहिए। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बादशाह के साये पर काबू पाने वाले अपने अजाइम को हासिल करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसा लगता है कि आपको भी उनकी हमायत में कोई एतराज नहीं है। अफसोस है तुम सब पर। और फिर कारा तेगन गुस्से से कहता है, अफसोस है तुम पर सलाहुद्दीन, कुद्स का हुआ भूल जाओ। शाम जाने वाले रास्ते पर क्या हुआ, हमें बताओ। क्या कैदी की बात सच थी? तो वजीर सलाहुद्दीन हैरानगी से कहते हैं, क्या तुम भी इस इल्जाम को मानते हो? तो कारा तेगन कहता है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सलाहुद्दीन, मेरी आंखों में देखो और सच बताओ। मैं कारा तेगन हूँ, यहाँ हर कोई मुझे जानता है। मुझे खुदा की नेमतें मिली हैं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। मुझे जवाब दो। जब तुमने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कमजोर देखा, तुमने कहा कि उनका हुक्म है, मिस्र को छोड़कर हल्ब की जानिब भाग गए। मैंने सोचा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। ये सब सुनने के बाद वजीर सलाहुद्दीन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कारा तेगन कहता है, तुम गुमुश्तकीन को एक मुसीबत साज कहते हो, लेकिन तुम मेरी पीठ पीछे मेरे बांजे को लेने जाते हो। तुम मेरी पीठ के पीछे ये सब करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये सब सुनकर हलील गुस्से से कहता है, कारा तेगन, अपनी हदूद से आगे ना बढ़ो। तो कारा तेगन उससे पूछता है, तुम क्या करोगे? मुझ पर गुस्सा करने की बजाय अपने सुल्तान से कहो कि जवाब दे। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर इस वक्त तुम मुझे नहीं जानते तो मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा। और फिर अमीर अस्फहानी कहते हैं, बहुत हो गया, ये सब इसके बारे में बात करने की जगह नहीं है। दीवान खत्म होता है और फिर वजीर सलाहुद्दीन खड़े होकर कहते
कहते हैं, इस फितने ने शकूक व शुबहात को जन्म देने वालों का असल चेहरा वाज़े कर दिया है। अनकरीब हर कोई अपने अल्फाज की कीमत अदा करेगा। ये कहते ही वो अपने करीबी साथियों और बाकी सब के साथ चले जाते हैं, जबकि कारातेगन और बहादुर गुमुश्तकीन के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी जानिब एला किले में सायरा आसफ के साथ जिंदान में आती है। बोरो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? और फिर सायरा के हुक्म पर बाज़ंतीनी सिपाही बोरो को पकड़ लेते हैं और सायरा काराकोश की गर्दन पर अपनी तलवार तान लेती है। ये मंजर देखकर बोरो परेशान होते हुए कहता है, रुको, क्या कर रही हो? ऐसा मत करो सायरा। तो सायरा कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरा दर्द महसूस करो। कैसा लगता है कि जब आप जिससे प्यार करते हैं उसे आपकी आंखों के सामने मार दिया जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो। तो बोरो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ, जो सजा देनी है दो और मार डालो, मगर इसे जाने दो। बोरो को तड़पता हुआ देखकर सायरा कहती है, बहुत खूब, तुम्हें मेरा दर्द महसूस होने लगा है। तो बोरो कहता है, ये वो चीज नहीं है सायरा, ये कभी नहीं होगा। ये समझ लो, तुम्हारा बाप एक जालिम इंसान था जो सैकड़ों की मौत का जिम्मेदार था। ये सुनते साथ ही सायरा उसकी गर्दन पर अपनी तलवार तान लेती है। बोरो मजीद कहता है, लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, अपने गुस्से पर काबू रखो और अपने जमीर की बात सुनो। अगरचे तुम्हारा खून रकीफ का है, लेकिन तुम उस जैसी नहीं हो। और फिर सायरा गुस्से को जब्त करते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी जानिब शाम में गुमुश्तकीन कारातेगन से कहता है, कारातेगन, आप एक आदिल इंसान हैं, आपका शुक्रिया, आपने दुरुस्त सिमत का इंतखाब किया। तो कारातेगन कहता है, तख्त का कोई खेल नहीं बचा जो उसने ना खेला हो, मुझे भी उससे ये तवक्को नहीं थी। और फिर बहादुर कहता है, मेरे अमीर का खून रायगा नहीं जाएगा। तो कारातेगन कहता है, वो मिस्र से आता है और हल्ब और शाम में अफरा तफरी फैला देता है। मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की खातिर खामोश रहता हूँ, लेकिन आखिरी बार जो मैंने सुना वो मेरे लिए काफी था। तो मुश्तकीन कहता है, मैंने वाकई इस मुनसफाना मौक़िफ़ की तारीफ की है। आप सलाहुद्दीन से अलग हो जाएंगे, ये जाहिर है। मुझे शाम में हमेशा आप जैसे नेक लोगों की जरूरत है। मेरा दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है, बस ये बात जान लें। तो कारातेगन कहता है, गुमुश्तकीन, मैं कोई भी दरवाजा खोल सकता हूँ, तुम मेरे बांजे के नायब होगे, ये बात जान लो। ये कहते साथ ही कारातेगन चला जाता है। दूसरी तरफ वजीर सलाहुद्दीन अपने करीबी लोगों के साथ मौजूद होते हैं। अमीर अस्फहानी कहते हैं, हमें गुमुश्तकीन के फितने से मुख्तात रहना चाहिए। अगर उसके पास अपना खेल है तो हमारे पास भी अपना खेल है। और फिर वजीर इमाद कहते हैं, कारातेगन ने अपना फर्ज बखूबी निभाया, यहाँ तक कि मुझे भी उस पर यकीन आने वाला था। ये सुनते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने कारातेगन से कहा था, मलिक इस्माइल को महफूज हाथों में रखने के लिए तुम गुमुश्तकीन के पास जाओगे और उसका असली चेहरा जाहिर करोगे। तुम्हें ऐसे सबूत मिल जाएंगे जिनसे जाहिर हो जाएगा कि उसने मलिक इस्माइल को अगवा किया था, और इसलिए तुम सबको यकीन दिलाओगे कि तुम मुझसे नाराज हो। तो कारातेगन ने खुश होते हुए कहा था, वल्लाह क्या जबरदस्त मंसूबा है। और फिर उस ख्याल के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर कारातेगन ने इंकशाफ किया कि डाकुओं ने झूठी बात कही है तो अमीरों की हमायत तुम्हारे पास वापस आएगी। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बगदाद के लिए वापस रवाना हो जाऊं। इजाजत मिलते साथ ही काजी फाजिल वहां से रवाना हो जाते हैं। इसी लम्हे खलील वहां पर आकर कहता है, मेरे सुल्तान ताजर अलीसा आया है। इजाजत मिलते साथ ही ताजर अलीसा वहां पर आता है और कहता है, सुल्तान खबर बुरी है, आपके भाई बोरो को इला किले में कैद कर लिया गया है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में सबीला बालियान और विलियम प्रिंस बाल्डोन के पास मौजूद होते हैं। विलियम कहता है, कुद्स में एक नया दौर हमारा मुंतजिर है। आपके बाबा अमारलिक की बेवक्त मौत, और जैसा कि आप जानते हैं कि तख्त पर बैठना आपका हक है। और फिर सबीला कहती है, लेकिन आपकी बीमारी बाल्डोन, ऐसा काम करना आपकी सेहत को खतरे में डाल सकता है। आप जानते हैं कि बादशाही के लिए बड़े तजर्बे और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। और फिर विलियम कहता है, प्रिंस बाल्डोन, आप और कुद्स दोनों के मफाद में है कि आप तख्त पर अपना दावा तर्क कर दें। ये सब सुनकर बाल्डोन पूछता है, अगर मैं तख्त पर ना बैठूं तो कौन बैठेगा? तो बालियान कहता है, चूंकि मैं आपकी बहन से शादी करूंगा इसलिए मुझे बादशाह का खिताब दिया जाएगा। लेकिन मुझ पर यकीन करो बाल्डोन, ये अनवान बादशाह होने के बारे में नहीं है। हम सबका एक मुश्तरका मकसद है, वैसा ही जैसा कि बादशाह अमारलिक, कुद्स और हमारे हम मजहब परस्तों का है।
और फिर सबीला कहती है यहाँ पर वो लोग होंगे जो आपको उलझाएंगे, बराए मेहरबानी उनकी जानिब कान मत लगाना, बस हम पर भरोसा करना, ठीक है बाल्डोन। तो बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब वजीर सलाहुद्दीन पूछते हैं ये कैसे हुआ? तो अलीसा कहता है हमने मिलकर ताजर पेट्रो से मालूम किया था कि काराकोश एला किले में है। मैंने इसरार किया था कि हमें हमायत के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं बोरो साहब को नहीं रोक सका। कुछ देर सोचने के बाद वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं मैं एला से बोरो और काराकोश को लेने जाऊंगा और इंतखाबात से पहले वापस आ जाऊंगा। इसके अलावा करने को कुछ नहीं है। खलील असीस को खबर भेजो और उसे तैयार होने का कहो, हम एला जाएंगे। ये सुनते साथ ही खलील चला जाता है। दूसरी जानिब कुद्स में लॉर्ड गाय मारिया से कहता है खुदा का मंसूबा बहुत अजीब है, किसी को समझ आना मुमकिन नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन ने भी बादशाह अमालिक के साथ आखिरी सांसें ले ली हैं। ये सुनकर मारिया कहती है तो इसका मतलब है कि शाम में भी तख्त को तबाह कर दिया जाएगा जैसे कुद्स में होगा। तो लॉर्ड गाय कहता है हाँ, अगर सलाहुद्दीन उस तख्त के नीचे से निकल आया तो हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मारिया कहती है सबसे पहले कुद्स का तख्त लॉर्ड गाय और फिर हम सलाहुद्दीन का भी ख्याल रखेंगे। तो लॉर्ड गाय कहता है जितना मैं विलियम को जानता हूँ तो वो बालियान और सबीला का ताउन लेगा, वो बाल्डोन को तख्त से दस्तबरदार होने के लिए राजी करेगा। इसलिए भी शैटिलियन वहाँ पर आता है और कहता है कायरा के बाद सब कुछ कितना बदल गया है। तो लॉर्ड गाय कहता है ये कुद्स है शैटिलियन, यहाँ सब कुछ तेजी से बदलता है, यहाँ तख्त के बादशाह भी। तो शैटिलियन कहता है मैं ये कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूँ मेरी मल्लिका, जो कुछ कायरा में हुआ उसे मैं भूल जाऊंगा। कुद्स के बारे में नया हुक्म, नया फैसला करने के बारे में मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर मारिया कहती है कौंत शैटिलियन, आप दुरुस्त सिम्मत की जानिब होने के लिए काफी होशियार हैं। फिर ये कुद्स और उसके नए मालकान ये सब कहते हैं और सुनते साथ ही वो सब शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एहतमाम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।